रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की पुरानी गलियों में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। दिन भर लोगों के शोर से गूंजने वाला पुराना बाजार अब आहिस्ता आहिस्ता सुनसान होता जा रहा था। दुकानों के शटर गिर चुके थे और सड़क के किनारे लगे पुराने बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे। ठंडी हवा के साथ उड़ती हुई गर्द ने माहौल को और भी पुरअसरार बना दिया था। इसी बाजार के कोने पर एक पुराना रिक्शा स्टैंड था। दिन के वक्त यहाँ दर्जनों रिक्शे खड़े होते थे, लेकिन रात के इस पहर सिर्फ 4 या 5 रिक्शे बाकी रह गए थे। कुछ रिक्शे वाले पास की एक चाय की छोटी सी दुकान पर बैठे गप्पे लगा रहे थे। इसी वक्त एक नौजवान तेजी से चलता हुआ वहां पहुंचा। उसका नाम सलीम था। सलीम शहर के एक निजी यानी प्राइवेट बैंक में मुलाजिम था। वो आमतौर पर पुरसुकून तबीयत का इंसान था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में एक बैग था और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सलीम सीधा चाय की दुकान की तरफ गया और रिक्शे वालों से बोला, भाइयों, क्या आप में से कोई मुझे सियापुर छोड़ सकता है? मुझे अभी फौरन वहां पहुंचना है। ये सुनकर सब रिक्शे वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बूढ़ा रिक्शा वाला हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? सियापुर? सलीम ने सर हिलाया। जी हाँ, मुझे सियापुर ही जाना है। बूढ़े रिक्शे वाले ने लंबी सांस ली। बेटा, तुम शायद इस शहर में नए हो। क्यों? बूढ़े के आहिस्ता से कहा, क्योंकि जो शख्स रात के वक्त सियापुर जाने का नाम लेता है वो या तो पागल होता है या अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। ये सुनकर सलीम चौंक गया। आखिर ऐसी क्या बात है इस गांव में? एक और रिक्शा वाला बोला, बेटा, हम में से कोई भी तुम्हें इस वक्त वहां नहीं ले जाएगा। लेकिन क्यों? बूढ़ा रिक्शा वाला बोला, रात के बाद सियापुर जाने वाला अक्सर वापस नहीं आता। चाय की दुकान पर अचानक खामोशी छा गई। सलीम को उनकी बातें तोहम परस्ती लग रही थी। उसने कहा, भाई, मैं आपको किराया दुगना दे दूंगा, मुझे बस वहां पहुंचना है। बूढ़ा रिक्शा वाला सर हिलाते हुए बोला, पैसा हर चीज नहीं होता बेटा। बाज रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए नहीं होते। इसी लम्हे पीछे से एक रिक्शा आकर रुका। इस रिक्शे को एक दरमियानी उम्र का आदमी चला रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। वो रिक्शे से उतरा और बोला, कौन जाना चाहता है सियापुर? सलीम फौरन उसके पास पहुंचा। मुझे वहां जाना है। आदमी ने उसे गौर से देखा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या मांग रहे हो? मुझे बस वहां पहुंचना है। आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मेरा नाम हैदर है और मैं तुम्हें वहां छोड़ सकता हूं। चाय वाले और बाकी रिक्शे वाले एकदम चौंक गए। बूढ़ा रिक्शा वाला चीख कर बोला, हैदर, तुम होश में हो? हैदर ने बस इतना कहा, हर इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। फिर उसने सलीम की तरफ देखा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? इस रास्ते में जो कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ये कहकर वो रिक्शे में बैठ गया। सलीम ने भी बैग उठाया और रिक्शे में बैठ गया। चंद लम्हों बाद रिक्शा सुनसान सड़कों पर चलने लगा। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और आगे सिर्फ अंधेरा, जंगल और खामोशी थी। सलीम को महसूस हुआ जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां से वापसी हमेशा मुमकिन नहीं होती, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रिक्शा शहर की आखिरी गलियों को पीछे छोड़कर अब एक सुनसान सड़क पर दाखिल हो चुका था। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी और इनकी जगह घना अंधेरा ले रहा था। सलीम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर कहीं हल्की सी रोशनी थी, मगर वो भी चंद लम्हों बाद अंधेरे में गुम हो गई। अब इसके सामने सिर्फ एक लंबी सुनसान सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त खड़े थे। इन दरख्तों की शाखें हवा के साथ हिल रही थी और इनकी सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहा हो। हैदर खामोशी से रिक्शा चला रहा था।
इसका चेहरा संजीदा था और आंखें सड़क पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद सलीम ने खामोशी तोड़ी। हैदर भाई, एक बात पूछूं? हैदर ने बगैर इसकी तरफ देखे कहा, पूछो। ये सियाहपुर के बारे में लोग इतना क्यों डरते हैं? चंद लम्हों तक हैदर खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वहां रात को सिर्फ इंसान नहीं होते। सलीम हल्का सा हंस पड़ा। आप भी इन रिक्शा वालों जैसी बातें करने लगे। हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक रिक्शा की रफ्तार कम हो गई। सलीम ने आगे देखा, सड़क के दरमियान कुछ पड़े हुए पत्थर थे। हैदर ने रिक्शा रोक दिया। वो नीचे उतरा और पत्थर हटाने लगा। सलीम भी रिक्शा से नीचे उतरा। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। सलीम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सिर्फ दरख्त थे और घना अंधेरा। अचानक दरख्तों के पीछे उसे किसी के सफेद कपड़े की झलक दिखाई दी। सलीम का दिल धड़क उठा। हैदर भाई, वहां कोई खड़ा है। हैदर ने फौरन सर उठाया। कहां? सलीम ने दरख्तों की तरफ इशारा किया, मगर वहां कुछ नहीं था। हैदर ने सख्त लहजे में कहा, अगर कुछ नजर आए भी तो इस तरफ मत देखना। सलीम ने हैरान होकर पूछा, क्यों? हैदर ने बस इतना कहा, क्योंकि वो तुम्हें देख रहे होते हैं। ये सुनकर सलीम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हैदर ने जल्दी से पत्थर हटाए और दोबारा रिक्शा चलाने लगा। चंद मिनट बाद सलीम ने महसूस किया कि हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई है। ऐसी ठंड जैसे कोई साया साथ साथ चल रहा हो। इसी लम्हे जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज आई। पहले तो वो आवाज धीमी थी, फिर अचानक साफ सुनाई देने लगी। बचाओ! सलीम चौंक कर सीधा हो बैठा। आपने सुना? हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज दोबारा आई, कोई है, बचाओ! ये आवाज किसी लड़की की थी। सलीम फौरन बोला, कोई मुश्किल में है। वो रिक्शा से नीचे उतरने लगा, मगर हैदर ने फौरन इसका बाजू पकड़ लिया। बैठे रहो, लेकिन कोई मदद मांग रहा है। हैदर की आवाज सख्त हो गई। वो मदद नहीं मांग रही, वो तुम्हें बुला रही है। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी लम्हे वो आवाज तीसरी बार आई, इस बार बहुत करीब से। भाई, मुझे बचाओ! सलीम को लगा जैसे वो आवाज बिल्कुल इसके पीछे से आई हो। वो तकरीबन मुड़ने ही वाला था कि हैदर चीख उठा, पीछे मत देखना। सलीम का जिस्म साकित हो गया। कुछ लम्हे बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। रिक्शा दोबारा चलने लगा। अब दोनों खामोश थे। चंद मिनट बाद हैदर ने आहिस्ता से कहा, तुम अभी अभी एक बड़ी गलती करने वाले थे। सलीम ने पूछा, क्या मतलब? हैदर ने कहा, जो आवाजें तुमने सुनी वो इंसानों की नहीं थी। फिर किसकी थी? हैदर ने आहिस्ता से कहा, इन चीजों की जो रात को नए मुसाफिरों की तलाश में निकलती हैं। सलीम का दिल बेचैन हो गया। वो अब सच में डरने लगा था। तकरीबन आधे घंटे बाद रिक्शा एक छोटे से कस्बे में दाखिल हुआ। ये दरियाबाद था, मगर अजीब बात ये थी कि पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी घर में रोशनी नहीं थी। सलीम ने हैरत से पूछा, यहाँ सब सो गए हैं? हैदर ने कहा, नहीं। फिर? यहाँ के लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? हैदर ने जवाब दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर कौन घूम रहा होता है। कस्बा खत्म हुआ और दोबारा जंगल शुरू हो गया। इसी लम्हे सलीम ने अचानक रिक्शा के पीछे देखा। उसे लगा जैसे कोई लंबा सा सियाह साया इनके पीछे चल रहा है। वो घबरा कर बोला, हैदर भाई, कोई हमारे पीछे आ रहा है। हैदर ने फौरन रिक्शा की रफ्तार तेज कर दी। इधर मत देखो। मगर अब देर हो चुकी थी। सलीम ने वाज़ेह तौर पर देखा, सड़क के बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। इसका कोई चेहरा नहीं था, कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ एक सियाह धुंध जैसी शक्ल जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। सलीम के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? हैदर ने तेज आवाज में कहा, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग सियाहपुर जाने से डरते हैं। इसी लम्हे हवा अचानक तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और वो सियाह साया जैसे जमीन पर फिसलता हुआ इनकी तरफ आने लगा। हैदर ने पूरी ताकत से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दूर एक वीरान बस्ती नजर आई।
हैदर ने रिक्शा रोक दिया। यही सियाहपुर है? सलीम ने डरते हुए पूछा। और वो साया? हैदर ने पीछे देखे बगैर कहा, वो यहाँ तक नहीं आएगा। सलीम रिक्शा से नीचे उतरा। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। हैदर ने आखिरी बार कहा, याद रखना, अगर कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना, और अगर कोई तुम्हें नजर आए तो इसकी आंखों में मत देखना। ये कहकर वो रिक्शा मोड़कर वापस चला गया। चंद लम्हों में वो अंधेरे में गायब हो गया। अब सलीम बिल्कुल अकेला था। चंद कदम चलने के बाद उसे एक वीरान चाय की दुकान नजर आई। दुकान के अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। सलीम थका हुआ था। वो बेंच पर बैठ गया। चंद मिनट बाद अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। सलीम आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और इसी लम्हे अंधेरे में से एक लंबा सियाह आदमी नमूदार हुआ। इसके कंधों पर फटा हुआ कंबल था और इसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह चमक रही थी। वो सलीम के करीब आकर रुका और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम सियाहपुर जा रहे हो तो मेरे साथ आ सकते हो। सलीम ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मैं वो हूं जो रात को रास्ता भटके हुए लोगों को अंधेरे से निकालता है। फिर वो झुककर सलीम के करीब आया और आहिस्ता से बोला, लेकिन एक शर्त है। सलीम ने पूछा, क्या? वो आदमी बोला, अगर रास्ते में कोई तुम्हें पुकारे तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। इसी लम्हे जंगल के अंदर से फिर वही लड़की के रोने की आवाज गूंजी और इस बार वो आवाज पहले से भी ज्यादा करीब थी। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। रात की वही गहरी खामोशी अभी तक सलीम के इर्द गिर्द फैली हुई थी। जंगल के दरख्तों से टकराती हवा अजीब सी सरगोशियां पैदा कर रही थी। कुछ ही देर पहले सलीम ने अंधेरे में एक लंबा सा आदमी देखा था जिसने अपना नाम बाबा करीम बताया था और उसे सख्ती से मना किया था कि पीछे मुड़कर ना देखे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता वीरान सड़क पर चलते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सलीम के दिल में अजीब सा खौफ था मगर तजस्सुस भी उतना ही था। कुछ फासले पर चलने के बाद सलीम ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ये सयाहपुर कैसा गांव है? लोग इसके बारे में इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं? बाबा करीम ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा हर गांव के कुछ राज होते हैं मगर सयाहपुर के राज इतने गहरे हैं कि लोग उन्हें ज़बान पर लाने से भी डरते हैं। सलीम अभी मजीद कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक सड़क के किनारे एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी। दुकान के बाहर एक जंग आलूद टीन की छत लगी हुई थी और अंदर एक लालटेन जल रही थी। बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। वो दोनों दुकान के अंदर दाखिल हो गए। अंदर लकड़ी की 2-3 पुरानी बेंचें पड़ी थी और एक मेज पर मिट्टी के कप रखे थे मगर दुकान का मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। सलीम एक बेंच पर बैठ गया। इसी लम्हे उसे कागज के पलटने की आवाज सुनाई दी। सलीम चौंक कर इधर देखने लगा। दुकान के एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने एक लालटेन रखी हुई थी और वो बड़े सुकून से अखबार पढ़ रहा था। सलीम को ये देखकर हैरत हुई कि इस वीरान जगह पर भी कोई इतनी आराम से अखबार पढ़ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर उसके पास जा बैठा। वो आदमी दरमियानी उम्र का था। आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था और उसके हाथ में पुराना सा अखबार था। सलीम ने आहिस्ता से पूछा, भाई साहब आप यहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे हैं? उस आदमी ने अखबार से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया, हाँ क्यों? सलीम ने कहा, ये जगह तो काफी सुनसान लग रही है। अब उस आदमी ने सर उठाया और सलीम को गौर से देखा। सुनसान जगहों पर ही असल खबरें जन्म लेती हैं। बाबा करीम जो करीब ही खड़े थे, उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया। नासिर, तुम फिर आ गए? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ बाबा करीम, सच की तलाश में। सलीम ने हैरत से पूछा, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं?
ناصر نے اخبار بند کرتے ہوئے کہا، میرا نام ناصر ہے، میں صحافی ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے سیاح پور کے واقعات کی تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سلیم کے اندر تجسس اور بڑھ گیا۔ کون سے واقعات؟ ناصر نے اخبار کا صفحہ کھولا اور سلیم کے سامنے کر دیا۔ اخبار کے اوپر بڑی سرخی لگی ہوئی تھی، سیاح پور کے جنگل میں ایک اور پراسرار موت۔ سلیم کے ہاتھ تھوڑے کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ ناصر نے اخبار سے پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ پرسوں رات ایک چرواہا اپنے جانور ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گیا تھا۔ صبح اس کی لاش ملی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ارد گرد زمین پر سیاہ سائے جیسے نشانات بنے ہوئے تھے۔ سلیم کو فوراً وہ عجیب سا سایہ یاد آ گیا جو اس نے کچھ دیر پہلے راستے میں دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر بابا کریم کی طرف دیکھا۔ بابا کریم کا چہرہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ناصر نے اخبار کا دوسرا صفحہ پلٹا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ سلیم نے پوچھا۔ ناصر نے کہا، 3 مہینے پہلے بھی ایک لکڑہارا اسی طرح غائب ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ رک گیا۔ سلیم بے چینی سے بولا، اس سے پہلے کیا؟ ناصر نے اخبار میں چھپی ایک پرانی خبر دکھائی۔ 10 سال پہلے سیاح پور کے گودام میں خوفناک آگ۔ ناصر آہستہ سے بولا، اس آگ میں 12 مزدور زندہ جل گئے تھے۔ سلیم نے حیرت سے کہا، یہ تو حادثہ ہوگا۔ ناصر نے سر ہلایا۔ لوگ یہی کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ بابا کریم نے سخت لہجے میں کہا، ناصر بس کرو۔ ناصر نے سلیم کی طرف دیکھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب واقعات اسی دن کے بعد شروع ہوئے تھے؟ سلیم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے دکان کے باہر سے ہوا کا تیز جھونکا آیا، لالٹین کی لو زور سے ہلنے لگی، اور اچانک اخبار کے صفحے خود بخود تیزی سے پلٹنے لگے۔ ناصر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بابا کریم فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آواز دھیمی مگر خوف سے بھری ہوئی تھی، وہ پھر آ گیا ہے۔ سلیم نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ اسی لمحے زمین پر ایک لمبا سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ لالٹین کی روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ سلیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بابا کریم نے فوراً سلیم کا بازو پکڑ لیا۔ یہ وہی سایہ ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ سلیم کی سانس تیز ہو گئی۔ سایہ اب دروازے کے بالکل سامنے آ چکا تھا، اور اسی لمحے لالٹین کی لو زور سے جھلملائی اور ایک دم بجھ گئی۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا، مگر اندھیرے کے باوجود ایک چیز واضح محسوس ہو رہی تھی، وہ سیاہ سایہ جو آہستہ آہستہ ان تینوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لالٹین بجھتے ہی دکان کے اندر ایسا اندھیرا چھا گیا جیسے کسی نے اچانک پوری دنیا سے روشنی چھین لی ہو۔ چند لمحوں تک کوئی بھی کچھ نہ بول سکا، صرف 3 چیزیں سنائی دے رہی تھیں: تیز ہوا کی آواز، سلیم کی دھڑکن، اور دروازے کے باہر کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز، ٹھک ٹھک ٹھک۔ سلیم کے گلے سے آواز مشکل سے نکلی، بابا کریم، یہ کون ہے؟ بابا کریم کی آواز بہت دھیمی تھی، خاموش رہو۔ ناصر نے جلدی سے زمین پر گرا ہوا اخبار اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے دکان کا دروازہ آہستہ آہستہ چرچراتے ہوئے کھلنے لگا۔ کریک! ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا، اور اسی کے ساتھ وہ لمبا سیاہ سایہ دروازے کے اندر داخل ہونے لگا۔ سلیم کی آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس سائے کی شکل واضح ہونے لگی۔ وہ سایہ انسان جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف ایک سیاہ دھند تھی جو آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ ناصر کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! بابا کریم نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سایہ اب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ سلیم کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اچانک وہ سایہ رک گیا۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو، اخبار۔
नासिर के हाथ से अखबार दोबारा गिर गया। सलीम ने हैरत से पूछा, ये अखबार क्यों कह रहा है? नासिर के चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि शायद इसे मालूम है कि सच इस अखबार में छुपा है। इसी लम्हे हवा का एक और झोंका आया। अखबार के सफ़े तेजी से पलटने लगे। सर्रर सर्रर। एक सफ़ा खुला और ज़मीन पर फैल गया। नासिर ने झुककर लालटेन की बुझी हुई रोशनी में उसे देखने की कोशिश की। ये वही खबर है? सलीम ने जल्दी से पूछा। कौन सी खबर? नासिर ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। 10 साल पहले सियापुर के गोदाम में लगी आग, जिसमें 12 मजदूर जिंदा जल गए। बाबा करीम की आंखें बंद हो गईं। वो हादसा नहीं था। सलीम ने हैरत से पूछा, फिर क्या था? नासिर ने कहा, कहते हैं इस गोदाम के मालिक ने मजदूरों को अंदर बंद कर दिया था ताकि उनकी तनख्वाह ना देनी पड़े। सलीम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। यानी वो सब? नासिर ने सर हिलाया। हाँ, वो सब जिंदा जल गए। इसी लम्हे वो सियाह साया अचानक गुस्से से कांपने लगा, जैसे उसे ये सब बातें सुनकर गुस्सा आ गया हो। बाबा करीम फौरन बोले, हमें यहां से निकलना होगा। मगर इससे पहले कि वो हरकत करते, वो साया एकदम आगे बढ़ा और अखबार के सफ़े खुद ब खुद फटने लगे। नासिर घबरा कर पीछे हट गया। सलीम ने देखा कि अखबार के अंदर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में गोदाम के सामने कुछ मजदूर खड़े थे और उनके पीछे एक आदमी था। सलीम ने हैरत से कहा, ये आदमी? नासिर ने तस्वीर को गौर से देखा। ये गोदाम का मालिक था, जिसका नाम हाजी सिकंदर था। बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, और वही शख्स इस गांव के सबसे बड़े राज का सबब बना। इसी लम्हे सियाह साया जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि दुकान की दीवारें हिलने लगीं। लालटेन खुद ब खुद दोबारा जल उठी। रोशनी फैलते ही वो साया अचानक पीछे हटने लगा और अगले ही लम्हे वो दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। चंद लम्हों तक तीनों खामोश खड़े रहे। फिर सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या था? बाबा करीम ने गहरी सांस ली। ये उन्हीं मजदूरों की बदरूहों में से एक है जो इंसाफ मांग रही है। नासिर ने अखबार के फटे हुए सफ़े को देखा, और शायद इस राज का जवाब अभी बाकी है। सलीम ने बेचैनी से पूछा, कौन सा जवाब? नासिर ने आहिस्ता से कहा, उस गोदाम के नीचे एक तहखाना है जहां वो सब जलकर मरे थे। बाबा करीम ने सलीम की तरफ देखा। अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो कल रात हमें उस गोदाम तक जाना होगा। सलीम के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ चुके थे। उसे अंदाजा नहीं था कि अगली रात वो ऐसी चीज देखने वाला है जो शायद किसी इंसान को कभी नहीं देखनी चाहिए। कुछ लम्हे पहले जो स्याह साया दरवाजे के सामने जाहिर हुआ था, वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया था। मगर उसकी मौजूदगी का खौफ अभी तक सलीम के दिल में जिंदा था। बाबा करीम ने आहिस्ता से दरवाजे के बाहर झांका। कुछ देर तक वो खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। चलो यहाँ से निकलते हैं। सलीम ने घबरा कर पूछा, कहाँ जाएंगे? बाबा करीम ने जवाब दिया, मेरे घर। नासिर ने लालटेन दोबारा जलाई। मध्यम रोशनी दोबारा दुकान के अंदर फैल गई। तीनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए। रात पहले से भी ज्यादा सर्द हो चुकी थी। हवा में अजीब सी नमी थी और जंगल के दरख्तों, पेड़ों की शाखें अंधेरे में हिल रही थीं। सलीम खामोशी से बाबा करीम के पीछे चल रहा था। उसके जहन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये साए कौन है और ये सब क्यों हो रहा है। चंद मिनट बाद वो गांव के अंदर दाखिल हो गए। गांव के घर मिट्टी के बने हुए थे और ज्यादातर दरवाजे बंद थे। कहीं कहीं लालटेन की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। बाबा करीम एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गए। यही मेरा घर है। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर एक छोटा सा सहन था और एक तरफ मिट्टी का कमरा। कमरे के अंदर एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी
और दीवार पर एक लालटेन लटक रही थी। सलीम अंदर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक नौजवान लड़का कमरे के अंदर आया। वो तकरीबन 20-22 साल का था और उसकी आंखों में हैरत थी। अब्बा, ये कौन है? बाबा करीम ने नरमी से कहा। ये मेहमान हैं, रास्ता भटक गए थे। लड़के ने सलीम को सलाम किया। मेरा नाम फहद है। सलीम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं सलीम हूँ। नासिर एक कोने में बैठकर खामोशी से सब देख रहा था। कमरे के अंदर थोड़ी देर बाद सुकून सा हो गया। बाबा करीम ने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया, मगर सलीम ने महसूस किया कि बाबा करीम की आंखों में एक अजीब सा दुख छुपा हुआ है। चाय पीते हुए सलीम ने पूछ लिया, बाबा करीम, आप इस गांव के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बाबा करीम कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने दीवार की तरफ देखा, जहां एक पुराना सा फ्रेम लटक रहा था। उस फ्रेम में एक लड़के की तस्वीर थी। सलीम ने गौर से देखा। वो लड़का फहद से मिलता जुलता था, मगर उसकी उम्र शायद 17-18 साल थी। बाबा करीम की आवाज भारी हो गई। ये मेरा बड़ा बेटा था, इमरान। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। फहद ने आहिस्ता से सर झुका लिया। सलीम ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ था इसे? बाबा करीम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी है। इमरान बहुत बहादुर लड़का था। वो गांव के हर मसले में आगे आगे रहता था। बाबा करीम कुछ लम्हे रुके, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। एक रात उसे भी वही साए नजर आए थे जो तुमने आज देखे हैं। सलीम का दिल जोर से धड़का। फिर बाबा करीम ने कहा, इमरान ने फैसला किया कि वो इन सायों का राज मालूम करेगा। नासिर भी अब पूरी तवज्जो से सुन रहा था। बाबा करीम की आवाज कांपने लगी। उस रात वो जंगल की तरफ गया था, गोदान के पास। फहद की आंखों में आंसू आ गए। बाबा करीम ने आगे कहा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो नहीं रुका। कमरे में खामोशी फैल गई। लालटेन की लौ हल्की हल्की हिल रही थी। बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, सुबह तक वो वापस नहीं आया। सलीम के दिल में अजीब सा बोझ पैदा हो गया। फिर वो कहाँ गया? बाबा करीम ने आहिस्ता से सर हिलाया। किसी को नहीं मालूम। फहद ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि वो साए उसे अपने साथ ले गए। कमरे के अंदर अजीब सा सुकून छा गया। इसी लम्हे बाहर से हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा हिलने लगा। ठक ठक। सलीम चौंक गया। नासिर ने फौरन लालटेन की तरफ देखा। बाबा करीम आहिस्ता से खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, कभी कभी मुझे लगता है इमरान अभी भी जिंदा है। सलीम हैरान रह गया। क्या मतलब? बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि कई रातों में मुझे लगता है जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सलीम की सांस रुक गई। बाबा करीम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर गहरा अंधेरा था, मगर जमीन पर एक लंबा सा सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। बाबा करीम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सरगोशी में कहा, इमरान, क्या तुम हो? मगर अगले ही लम्हे वो साया हवा में घुल गया और रात दोबारा खामोश हो गई।
سلیم دیر تک دروازے کے پاس کھڑا اس اندھیرے کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سیاہ پور کا راز ابھی ختم نہیں ہوا، شاید یہ کہانی ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے۔